बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और लाहौर में तो ठिठरी सी मॉर्निंग्स हैं आजकल। सुबह जब उठते हैं तो मैं तो सबसे पहला काम, सर्दी लगती है भाई। नहीं, मैं तो सबसे पहला काम क्या करती हूँ, मैं जल्दी से पर्दा हटा के देखती हूँ सूरज है कि नहीं। अच्छा। और आपको नहीं मिल रहा? और मुझे सूरज नहीं मिल रहा, और सूरज यहाँ पे निकल ही नहीं रहा, क्योंकि वो एक फॉगी सा, एक अजीब धुंध में लिपटा हुआ सा एक दिन है जिसमें धुंध इतनी नहीं है, मगर पता नहीं सूरज कहाँ है। अभी खुश्क सर्दी है, और सर्दी ये पिछले 2-3 दिनों में लाहौर में खासी बढ़ गई है, और अचानक से ऐसा हुआ कि जी कि आप उठे और आपको पता लगा ये तो ठंड है। और मैं ना, अच्छा, इसके बारे में बात करने के साथ साथ हमसे एक और, जैसे कहना चाहिए, एक और सूरज, इल्म भी तो एक रोशनी है। हाँ, रोशनी है, और एक बहुत बड़ा, जैसे कहना चाहिए ना, हमारे लिए सोर्स है ताकत का, एनर्जी का, ना सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि नस्लों में, कौमों में की तरक्की का राज भी यही होता है। आपको पता है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जो कि होते हैं अमूमन दुनिया में बड़े फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और ये 4th क्लास के लेवल का एक कंपटीशन था जिसमें पूरी दुनिया से मुख्तलिफ बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और सब्जेक्ट्स थे मैथ्स और मैथ्स था ना, मतलब मैथ्स के ऊपर हम फोकस करते हैं कि बेसिकली रियाजी का मजमून था, और हमजा उसमें पाकिस्तान का सेकंड लास्ट नंबर आया मैथ्स के ऊपर। और फिर हम सवाल करते हैं, यार हमारे बच्चों को ना मैथ्स समझ नहीं आ रहा होता, हमारे बच्चों को क्यों प्रॉब्लम हो रही होती है, और क्योंकि हमें चंद एक एक्सरसाइजेज होती हैं, मैं अपना बचपन याद कर रहा हूँ, रट्टा मारते हैं, बेहतरीन किस्म का आंसर याद करते हैं, और वो एक की होती है, और उसके आखिर में हम सिर्फ देखते हैं कि आंसर ये है या नहीं है। और मैंने टीचर्स को भी चेक करते हुए देखा है कि वो सिर्फ आंसर देख के ऊपर कितने, वो हर स्टेप का कहा जाता था, स्टेप 1 स्टेप 2 उसके नंबर हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उधर रट्टा नहीं चल रहा होता, मसला ये आ जाता है। और ना रियाजी के साथ साइंस के जो कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनके ऊपर दूसरा ये बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन ये कितना अफसोस की बात है ना, क्योंकि मेरा बेटा भी, मुझे आजकल याद है कि इसी चीज़ पे पीट रहा है, मैथ्स नहीं आता, और पीछे जो 10-12 साल से पढ़ा हुआ है वो मैथ्स नहीं आता, समझ नहीं आता, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। और बच्चे भी हमारे जो हैं उतने एनालिटिकल या मैथमेटिकल माइंडेड शायद नहीं हो सकते, ट्रेन नहीं हो सकते। एक और उसके ऊपर अलमिया क्या है, पिछले दिनों आपने भी शायद देखा हो, और हमजा शायद आपकी नज़र से भी गुजरा, एक MPA ग्रेजुएशन के इम्तहान में, BA के इम्तहान में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान स्टडीज़ का पर्चा है, और उसमें नकल मार रहे हैं, और धड़ल्ले से मार रहे हैं। और जब इन्विजिलेटर ने पकड़ा तो उसको धमकियां दी है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरा पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे तो पाक स्टडीज़ नहीं आती, तुम्हें ये नहीं पता। और इन लोगों ने फिर बैठना है बाद में, कानून साज हमारी जो इदारे हैं, असेंबली, और वहाँ पे इन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, खाक कानून बनाने हैं इन्होंने, और खाक इन्होंने देखना है कि मेयार तालीम क्या है। देख लें कि पाक स्टडीज़ में ये हालत है, तो मैथ्स में तो बच्चों का जो है सेकंड लास्ट आना, फिर हमें समझ भी आता है ना कि हम क्यों आ रहे होते हैं। तो बच्चे जो हैं वो, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, हमें ये सोचना है कि हम कैसी तालीम तो हम दे रहे हैं, हमारी इतनी डिग्रीज हैं, इतने MPhil, इतने PhDs अब निकल रहे हैं, लेकिन तालीम कैसी है उसके ऊपर हमें सोचना। और आज एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। अगर हम इन सब्जेक्ट्स में नहीं एक्सेल करेंगे बहसियत कौम, तो फिर हम नहीं खड़े हो सकेंगे अक़वाम की दौड़ में और तरक्की की दौड़ में। आप भी इस पे सोचें, हम तो इस पे सोच ही रहे हैं, टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। लाहौर में PDM के जलसे के बाद तारीखी ग्रेटर इकबाल पार्क कुचरा कंडी में तब्दील, मीनार पाकिस्तान के गिर्द बनाया गया हिफाजती जंगला टूट गया, बेंच जला दिए गए, नामालूम अफराद के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। कराची में फ्रेयर हॉल में लड़की को हिरासा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने फ्रेयर हॉल में मौजूद अमले के बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। और सर्दी का सही लुत्फ उठाना है तो गच्चक, तिल के लड्डू, गुड़ वाली मूंगफली की पट्टी जरूर खाएं। ये निस्बतन सस्ती सौगातें ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। तो जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर के हुस्न की, जिसको गहनाने की पूरी कोशिश की गई है कि किसी तरह इसको ख़राब किया जाए। लाहौर में PDM के जलसे के बाद खूबसूरत और तारीखी ग्रेटर इकबाल पार्क, आप वहाँ पर जाएँ तो आपका दिल खुश होता है, अब कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। हाँ, जलसे के शुरका खुद तो चले गए, पार्क में कूड़ा और गंद छोड़ गए।
ग्राउंड में जा बजा टूटी कुर्सियाँ, स्टीमर्स, पार्टी परचम, बिरयानी, चाय के डिस्पोजेबल कप और डब्बे बिखरे में। वैसे ये हमजा कोई इतना अनयूजुअल नहीं है। हम पाकिस्तानी जहाँ से भी गुजरते हैं ना, वहाँ पे एक गंद का ढेर होता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर आने वाले लोग जो थे वो गैर तहजीब याफ्ता थे और उन्हें बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा है कि एक शहरी के तौर पे उनके क्या फ़राइज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और पार्क के गिर्द जो नस्ब किया गया था, कई मकामात पर जंगले नस्ब किए गए थे, लाइट्स थी, दीगर सामान था, वो गायब हो चुका है। जंगले तोड़े गए हैं और बाकी जो लाइट्स हैं वो वहाँ से सुनने में आ रहा है कि गायब हो चुकी हैं। और इंतज़ामिया ये भी कह रही है कि कारकुनों ने गंदगी फैलाकर पार्क के हुस्न को रौंदा है, जो बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप देख भी सकते हैं, अगर आपने ये पार्क देखा है तो आपको भी दुख हो रहा होगा जैसे हमें दुख हो रहा है। इससे किसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है हमारे लिए। ये हमारे लिए सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है, ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये वो तारीखी जगह है जहाँ करारदाद पाकिस्तान जो है मंजूर हुई थी। इसकी अपनी एक हिस्टोरिक वैल्यू है, इसकी एक सैंटिटी है, एक डिग्निटी है। सो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के दरवाजे भी तोड़ दिए गए हैं। मीनार पाकिस्तान के गिर्द बनाए गए हिफाजती जंगला तो जैसे आपको हमजा ने बताया है टूट ही गया है, और पार्क के लिए शहरियों में लगाए गए बेंच जला दिए गए हैं। ये वैसे समझ नहीं आता। हैरत वाली बात नहीं है कि ये मतलब जला दिए गए। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 25 नामालूम अफराद के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। FIR सिक्योरिटी गार्ड यूसुफ और ज़ीशान की मुद्दयत में काटी गई है। और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त हाफिज ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा ये क्या हुआ वहाँ पे? कोई दुश्मन के लोग थोड़ी आए थे, तो अपने ही लोग थे, तो ये तोड़फोड़ क्या वजह हुई? अच्छा, जब जलसा एहतताम पजीर हुआ तो उसके फ़ौरी बाद जब मैं ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कोई किला फतह किया इन्होंने। यानी कारकुनान इस कदर गैर महज़िब और इस कदर एग्रेशन, गुस्सा, पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा था इन्हें। ठीक, वो हम अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ग्रेटर इकबाल पार्क की शनाख्त थी, हमारे पूरे पाकिस्तान की शनाख्त जो थी वो मीनार था। अब मीनार के गिर्द हमने हसार लगाया हुआ है, वो नो गो एरिया है। कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से इन्होंने न सिर्फ वो जंगला तोड़ा बल्कि मीनार का एक वाहिद गेट जो लकड़ी का और हमारा बड़ा तारीखी वो गेट था उसको तोड़ा और ऊपर जाके मीनार पाकिस्तान के फर्स्ट फ्लोर पे जाके इन्होंने अपने सियासी कायदीन की तस्वीरें और अपने सियासी जमातों के परचम लहराए। अब उन्हें ये शर्म हया नहीं आई कि ये कौमी शनाख्त है, ये कोई तहरीक इंसाफ का तो नहीं था, इस गवर्नमेंट का तो इससे कोई वास्ता नहीं है, ये तो हर पाकिस्तानी हर शहरी का है। तो मुझे कल ऐसा तासुर मिला कि जैसे ये कोई कला फतह करने के लिए आए थे। अब आपने जो बात की, देखें माली नुकसान हुआ, उसका जो हमने तखमीना लगाया वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद का बनता है। माली नुकसान पूरा हो जाएगा, लेकिन सबसे जो इन्होंने नुकसान पहुंचाया इस शहर को, इस कौमी शनाख्त को, वो ये था कि मीनार पाकिस्तान के टाइल्स तोड़े, मीनार पाकिस्तान की लाइट्स लगी थी वो तोड़ी। अच्छा, वो जो लिफ्ट था उसका दरवाज़ा तोड़ा, जो लकड़ी का गेट था उस लकड़ी के गेट को तोड़ा, और जो हसार हमने लगाया हुआ था वो तोड़ा। कोई वजह आपके सामने? कोई मैंने आपको बताया कि ऐसी जैसे कोई इंडिया से मंगवाए गए थे। अच्छा, आपकी अपनी आपका अपना असासा है, कौमी विरसा है, आप इसकी हिफाजत करें, आप इसकी खूबसूरती के लिए इकदामात उठाएं, लेकिन आपने ऐसे किया जैसे कोई आपने कोई जंग जीत ली हो। गुलाब साहब, आप PHA के वाइस चेयरमैन है, PHA क्या कार्रवाई कर सकता है? क्या इख्तियारात हैं? क्या कार्रवाई की जाएगी? किन लोगों के खिलाफ की जाएगी? नामालूम अफराद का हमें नहीं इल्म है कि नामालूम कौन है, लेकिन जो मालूम अफराद हैं जिनका हमें पता है कि जिनकी कॉल पे आए थे, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? देखिए, मालूम अफराद की जो बात करते हैं तो मरियम नवाज साहिबा ने लीड किया इसको। हमने तो जो FIR दी, जिसकी कॉपी मैं अभी आपको देता हूँ, उसमें तो मरियम नवाज साहिबा भी थी। उसमें तमाम ये जो कायदीन थे इनके मरकज़ी, जिन्होंने जलसा गाह की में इजाज़त लिए बगैर अपना एक नाकाम शो किया, वो सारों के खिलाफ हमने दर्ज की FIR। अब आपने जो रिकवरी की बात की, तो आप ज़रा थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि आप अगर पीछे चले जाएं तो यहाँ पे मजहबी और सियासी जमातों के इज्तिमात होते रहे। आप मिनहाजुल कुरान को देख लें, तहरीक लब्बैक। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे करना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक एक सोग का आलम था, लेकिन जब उनके लाखों कारकुन आए, एक गमला नहीं टूटा।
लेकिन ये कैसे गैर मुंतशिर और गैर सियासी लोग बुलाए थे, मुझे तो ये लगता है जैसे ये किसी दुश्मन मुल्क से बुलाए थे। ठीक है, ये पाकिस्तान को, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे। तो इससे तो बहुत अच्छे वो सोग वाले थे जिनके अपने कायद दुनिया से रहलत फरमा गए, लेकिन वो बिल्कुल इंतशार नहीं आया। इजाजत देनी चाहिए इसकी रीत जो है। देखिए, पहले PTI ने यहाँ बहुत बड़ा जलसा किया, आज तक उस जलसे को रेफर करते हैं कि हमारा मीनार पाकिस्तान का जो जलसा था ना, क्या मीनार पाकिस्तान अब सियासी जमातों के या फिर मजहबी या फिर इस तरह के इकट्ठ के लिए रह गया है कि यहाँ पर इस तरह की इजाज़त होनी चाहिए? जब आप किसी भी एक जमात को इजाज़त दे देते हैं तो दूसरी जमात को फिर आप नहीं रोक सकते, उसको भी इजाज़त देना जो है। देखिए, एक तो आप ये देखें कि हमने तो सिर्फ बात की जो इस तहरीक के इस मरहले में जो दिसंबर से शुरू हुआ उसकी इजाज़त भी दी, अदरवाइज़ तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, KPK में किए, सिंध में किए, लाहौर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किए। यहाँ तो हमने जिस चीज़ के लिए रुकावट डाली या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, वो जो कोविड-19 फैल रहा था, एक दूसरी वेव जो उससे पहले से ज़्यादा ख़तरनाक थी, बिल्कुल ठीक, हम तो उसको रोकने के लिए शहरियों के वसीतर मफाद में ये लगाई। आप ये देखें कि ये कहते हैं कि गवर्नमेंट घबरा गई, परेशान हो गई। क्या तहरीकों से, एहतजाजों से गवर्नमेंट जाया करती है? अगर जाती तो तहरीक इंसाफ का 126 दिन का धरना किधर जाता है? वो इससे ज्यादा एग्रेशन। निशान साहब, हमें ये बताएं, क्या मामला क्या रिकवरी पे खत्म हो जाएगा? हमने मज़ार कायद वाला मामला भी देखा, क्या मामला वही होगा कि अगर वो रिकवरी कर देंगे मामला खत्म हो जाएगा? ये कोई सिंध गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे पंजाब का जिसकी रिट बरकरार है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बैठे हैं यहाँ पे, इमरान खान साहब बाकायदा इसको मॉनिटर करते हैं। ये कोई सिंध नहीं है जहाँ पे इनको माफ़ी हो जाए, और इन्होंने वतीरा बना लिया, कभी मज़ार कायद और कभी ग्रेटर इकबाल पार्क की और पूरे पाकिस्तान की पहचान मीनार पाकिस्तान। इनके नज़दीक कुछ नहीं है। आप ये देखें कि आप अगर खुद आज प्रोग्राम वहाँ पे करते तो आप शायद प्रोग्राम भी ना कर पाते। अच्छा, वो कोई इमारत नहीं थी। और फिर सबसे ज़्यादा इन्होंने जिस चीज़ को नुकसान पहुँचाया, जिससे आपके और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, वज़ीर आज़म जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं जहाँ पे भारत अपनी रियासती दहशत गर्दी जमाता है और बहुत सारे इश्यूज़ थे पाकिस्तान में, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। अब इन्होंने जस्ट इससे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो हमारा ग्रीन एंड क्लीन एक प्रोजेक्ट था, हॉर्टिकल्चर, यानी इन्होंने 30 लाख के दरख्तों में से बेशतर के बंचेस को काट के इन्होंने आग से की, दरख्तों की झाड़ियाँ, इन्होंने एक दरख्त काट दिया। जो हमारे बागबान कई सालों से, कई महीनों से गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, सूरज के नीचे बैठ के काम करने वाले, मट्टी के साथ मट्टी होकर काम करने वाले जो बागबान थे, उनके पौधे ऐसे इन्होंने गिराए जैसे ये बकरियां थी, ये खा गए। आप क्या देखते हैं कि ये हमारा अमूमी रवैया ही ये है? अब बहैसियत कौम अगर बात कर लीजिए, अमूमी रवैये की बात कर लें, क्या अमूमी रवैये की बात तो है नहीं। उधर जो लोग आते हैं वहाँ पर वो गंद मचाते हैं, जो लोग वैसे विजिट करने के लिए जाते हैं, आप क्या देखते हैं आमतौर पर कि वहाँ पर गंद होता है? और आप क्या समझते हैं कि ये कॉल जो वहाँ पर लीडर थे उन्होंने दी थी कि आप लोगों ने इस तरीके से आना है, ये करना है, या वैसे ही वो इतने बदतमीज़ किस्म के लोग? तहरीक इंसाफ की जो जलसा में हम लोग शिरकत किया करते थे, हम तो अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ मैं जाया करता था। तो इतने अगर कोई वहाँ पे इंतशार या कोई ऐसी कोई बात होती तो कम से कम मैं अपने बच्चों के साथ तो ना जाता। और बहुत सारी फैमिलीज थी, बहुत सारे बाप अपने बच्चों के साथ आया करते थे। यहाँ पे सिविलाइज्ड पीपल हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अभी तहरीक लब्बैक वालों का देख लें कितने, अभी अब तहरीक महनाजुल कुरान वालों का देख लें। जब ये लोग बैठते हैं, इज्तिमात करते हैं, तो एक गमला नहीं टूटता। ये कैसे लोग थे? गैर सियासी थे, गैर मुहज़्ज़िब लोग थे। और मैंने आपको बताया कि मुझे इस तरह का तासुर महसूस हुआ। आप जाएंगे, अगर आप वहाँ पे विजिट करेंगे तो आप भी इस चीज़ को रियलाइज करेंगे। नेक्स्ट? अब आप कंप्लेंट तो कर रहे हैं कि ये सारा कुछ हुआ, हमने कंप्लेंट नहीं लेकिन की, क्या ये एक्सपेक्टेड नहीं था? आप लोग नहीं उम्मीद रख रहे थे कि इतनी तादाद में अगर लोग जमा होंगे तो कुछ ऐसा भी हो सकता है? जब इजाज़त दी गई तो क्या ये चीज़ें पेश नज़र नहीं थी? अच्छा, और अब क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? आप मतलब क्या सिर्फ, जैसे हमजा ने भी आपसे पूछा, क्या सिर्फ इस बारे में बात की जाएगी कि नुकसान पहुँचाया सरकारी अमलाक को, दरख्तों को, बेंचों को, हमारी तारीखी एक मकाम को, या कुछ इरादा भी है करने का? अच्छा, आपने पिछले पूरे हफ्ते से आपने मॉनिटरिंग की, आपने मुख्तलिफ शोज़ में भी इसका तज़किरा किया होगा। आप ये देखिए, इज्तिमा तो बड़ा नहीं था। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि इससे पहले माजी के इज्तिमात को देख लें, वो ऐसे नहीं हुआ करते थे। और ये कहाँ से आगे लोग हाकी शलवार कमीज़ पहने, हाथों में डंडे लहरा के, यहाँ पे वो मिलिट्री की वो कैप्स पहन के या शोल्डर्स पे बैजेस लगा के,
इन्होंने PHA के मुलाजमीन के साथ वो किया, उस ग्रेटर इकबाल के साथ वो किया जो कभी कोई नहीं कर सकता। अब आपने जो बात की, लोग इससे ज़्यादा भी होते रहे हैं इज्तिमात में। अब आपने जो बात की, सिर्फ बातों तक बात नहीं रहेगी, ठीक है, FIR तक बात नहीं रहेगी, यही शो होगा, यही आपके कैमरास दिखाएंगे, इनसे रिकवरी का अमल भी तेज़ होगा। बयानिया तो इनका दम तोड़ गया है, यानी इनका बयानिया है क्या? अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? हमें कब गिरफ्तारी FIR रात लेट नाइट हुई है, ठीक है, 12 बजे के करीब हुई है, नामालूम अफराद पे, नो, मरियम नवाज पे और उनके हवारियों के खिलाफ। एक बात मैं और करना चाहता हूँ यहाँ पे, आप ये देखिए कि इनका बयानिया है क्या। एक बंदा खड़ा होता है, वो रियासती फौज को, दूसरा हुकूमत को, तीसरा आके लाहौरियों की बेइज्जती कर जाता है। ये तो इनका बयानिया है। क्या कौम इस बयानिए को साथ लेकर चल सकती है? नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है हाफिज़ ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए प्रोग्राम में। और ये बहुत सोचने की बात है कि हम जिस मकाम पर जा रहे हैं उसकी कितनी हमें तकरीम करनी चाहिए, उसका क्या हमारे लिए हिस्ट्री कितनी उसकी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर जल से आखिर रखे क्यों जाते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है। उसका जब आप जा रहे हैं तो उसका कम अज़ कम आप ख्याल रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि ये FIR तक मामला नहीं रहेगा, ये मामला आगे बढ़ेगा और गिरफ्तारियां होंगी। वाइस चेयरमैन हाफिज ज़ीशान रशीद हमारे साथ है, PHA के वाइस चेयरमैन, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और अब यहाँ से निकलते हैं, पेशावर चलते हैं, जहाँ पर आपको एक होनहार मुसव्विरा से मिलवा रहे हैं जो 1000 से ज़ायद मुसव्वरी के फ़न पारे तख्लीक कर चुकी हैं। अच्छा, उस सूफीज़म में दिलचस्पी रखती हैं और मौलाना रूम की जो सूफियाना कलाम है उसके मुताबिक उनको रंगों में डालती है, और उनका पसंदीदा मशगला भी यही है, और ये बड़ा मुश्किल काम होगा। हाँ, और वो तख्लीकी सलाहियतों की बुनियाद पर मुख्तलिफ अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। फराह रफ़ीक आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिशमंद भी है। सो हमें इनसे मिलवा रहे हैं ज़ीशान काका खेल, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें इस टैलेंटेड आर्टिस्ट जो हैं उनसे मुलाकात करवाएं। जी ज़ीशान। जी हमज़ा और फ़राह, बहुत शुक्रिया। यकीनन आज आप बहुत खुश होंगे। हम आज आपको एक ऐसी स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जो जिनका काम आप देखकर जो है बहुत हैरान होंगे। कम उम्र में ऐसी बेहतरीन पेंटिंग की है जिसको देखकर हम भी हैरान हो गए। मैं कैमरामैन से अजमल से कहता हूँ कि वो आपको दिखाई, ये ऑयल पेंटिंग की गई है, जो है नेचर को पेंट किया गया। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि सूफीज़म को, जो मौलाना रूमी की जो 40 रूल्स है उसमें से जो है 15 रूल्स इस स्टूडेंट ने जो है कोड बनाई हुई है, पेंट की हुई है। और ये स्टूडेंट जो है तकरीबन बचपन ही से पेंटिंग करती आ रही है और अब तक जो है 1000 के करीब मुख्तलिफ पेंटिंग्स की है, मुख्तलिफ अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। आइए इनसे आपको मिलवाते हैं, इनसे जानते हैं कि कब से शौक़ पैदा हुआ, किस तरह ये काम करती है, कोई मुश्किल तो इनको नहीं है। पेंटिंग मैं बचपन से करती आ रही हूँ और मैंने BFA किया हुआ है और साथ में मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हैं। पेंटिंग मैं करती हूँ तो इस सोच से मैं करती हूँ, जब मेरे पास वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं तो मैं उस अल्फाज, उस सब फीलिंग्स को मैं पेंटिंग्स के थ्रू ला सकती हूँ। मौलाना रूमी जो है उनको मैं फॉलो भी करती हूँ एंड उनका जो 40 रूल्स है उनमें से मैंने 15 पे काम किया हुआ है। जैसा कि आपने सुना कि 1000 से ज़ायद पेंटिंग्स की है, मुख्तलिफ अवार्ड्स भी इनको मिले हैं, लेकिन अब इनकी यही ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क का नाम रोशन करे और अपना किरदार अदा करे पेंटिंग्स की इस दुनिया में। क्योंकि है बहुत सारे पेंटर्स है, लेकिन उनको भी मौका दिया जाए और उनके साथ साथ इनको भी मौका दिया जाए ताकि ये अपने मुल्क और कौम का नाम ऐसी पेंटिंग की दुनिया में जो है रोशन कर सके। बिल्कुल ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो है ना पॉजिटिव फेस, मैं तो कहूँगा रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के लोग। बिल्कुल। और वो नहीं, मुझे याद आ रहा था, रंग बातें करें, बातों से खुशबू आए। सो ये एक खूबसूरत सी फीलिंग है। बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं जो इस तरह से एक्सप्रेशन अपना जो है, जिसमें वो हिस्ट्री को उसके साथ साथ ह्यूमन एवोल्यूशन को, उस टाइम को, सब चीज़ों को जो है वो कैद में ले लेते हैं उस कैनवस पे रंगों की सूरत में। हमने तो पेंटिंग एक ही बनाई है फरा, मैंने तो एक ही बनाई है, वो जो आप उस दिन बात कर रही थी, घर हट बना दिया, उसके पीछे सूरज है, पहाड़ी है पीछे, तो यही जो है ना हमने तो बनाया। लेकिन वो हमारी नेशनल पेंटिंग है ना, तो लेट्स विश एंड दुआ भी करें कि सबको अपना ये ड्रीम हाउस जो है वो मिले भी, कि उसको जो हम सबकी फैंटेसी है। ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक। सबसे पहले पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हमजा मेरा ख्याल है कि एक क्विक अपडेट लेते हैं इसके इस वक्त कोरोना के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल दिन ब दिन हमें लग रहा है कि थोड़ी बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही एक दिन में 73 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 73 कीमती जानें जो हैं वो कोरोना की वजह से जो है ज़ाया हो चुकी हैं, वो लोग इंतकाल कर गए हैं। 73 घराने हैं, ये हम आपको इसलिए बता रहे होते हैं ताकि आप इसको संजीदा लें। और ये एक दिन का फिगर है और ये रिपोर्टेड फिगर है जो कि जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हुए थे और जिनके बारे में तस्दीक शुदा था कि वो कोरोना के मरीज़ हैं। पंजाब और सिंध में अमात सबसे ज़्यादा हुई हैं और पंजाब में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और उसकी वजह यही है कि पंजाब में लोग जो हैं वो शायद इतना, और सिंध में भी एहतियात नहीं कर रहे। 2459 नए केसेस सामने आए हैं पूरे मुल्क में। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 87.2% रही है और मुल्क भर में एक्टिव केसेस 48,000 से तजावज़ कर गए हैं। अच्छा, लोग तेज़ी से जो है वैसे इससे सेहतयाब भी हो रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन 40 से ज़ायद लोग वेंटिलेटर पर मौजूद थे जो इंतकाल किए हैं इन लोगों में से, 73 अफराद में से। यानी ये इतना संजीदा मामला हो चुका है कि बहुत बड़ी तादाद इस वक्त वेंटिलेटर पर भी मौजूद है। वैसे तो गैर तस्दीक शुदा बात जो है वो नहीं करनी बनती, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है कुछ लोग जो कि कोविड से इफेक्ट होते हैं और हमसे फिर वो रिकवर कर रहे होते हैं और रिकवरी की स्टेज में ना जब आखिरी कुछ 8, 9, 10वें दिन पे यूजुअली हार्ट अटैक होता है फिर उन्हें। एंड सम ऑफ द पीपल जो जिन्हें मैं जानती हूँ, दे डाइड ऑफ हार्ट अटैक देन, कि अच्छा कोविड हुआ था लेकिन वो उससे कुछ नहीं हुआ जी, हार्ट अटैक हो गया उन्हें। इसकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसी हैं कि ये कैसे काम करता है, शायद इसका कोई लिंक जो है वो इन तमाम कोमॉर्बिडिटीज से भी है जो कि हमें होती है। अच्छा, डॉक्टर्स इसीलिए कहते हैं कि अगर आप घर पे भी हैं तो CBC करवा लें ताकि पता लग सके कि आपके जो खून है जिस्म के अंदर इस वक्त क्या नौयत है। कहते हैं कि थिक हो जाता है, शायद उस वजह से हार्ट अटैक होता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें सुनने को मिली थी फरा और मुझे जिस वक्त हमें कोरोना हुआ था, तो संजीदा लीजिए इसको जी और एहतियात कीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स की अगर बात की जाए ना तो इससे ज़्यादा हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे हो सकता है। लेवल पे है ना हुकूमती लेवल पे, हाँ, कि आप एक कहते कुछ और कर कुछ और रहे हैं। सिंध की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा बनकर पंजाब में जलसे जुलूस कर रही है, लेकिन सिंध में कोरोना वबा को जवाब बना के कारोबारी अफराद को मजीद पाबंदियों के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। सिंध सरकार ने अब नया हुक्मनामा जारी करते हुए सूबे में रेस्टोरेंट्स के लिए औकात कर तब्दील कर दिए हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट के लिए आउटडोर डाइनिंग की इजाजत रात 10 बजे तक होगी और टेक अवे के लिए रात 1 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट्स खुले रखे जा सकेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रात 1 बजे के बाद सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। इस नोटिफिकेशन पे अमल दरामद जो है वो 21 जनवरी 2021 तक होगा। लेकिन हमजा, अगर आप कराची का थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए ना कैरेक्टर या उसका टेम्परामेंट जानते हो, तो कराची तो रात को ही तो मुतहरक होता है और लोग 12 बजे 1 बजे तो ही खाना खा रहे होते हैं वहाँ पे यूजुअली और बाहर जाते हैं और सिर्फ वो खाना। और अगर आप ये सोचते हैं कि यार सर्दियों में तो ये टाइमिंग्स ठीक है, तो उधर इतनी सर्दी नहीं होती है जितनी आप पंजाब में देखते हैं कि लोग जल्दी सो रहे होते हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं हो रहा होता, वो उसी वक्त जो है खा पी रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ ये भी है कि चूँकि कोविड है और एक वबा की सूरत हाल है तो उसमें कुछ चीज़ें हमें चेंज भी करनी चाहिए। सो क्या होना चाहिए, क्या ताजिर बिरादरी जो है इस हवाले से मुत्तफिक है इन फैसलों से। जनरल सेक्रेटरी AKTA फूड कमेटी अंस जफर सलेजा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स के औकात कार में जो तब्दीली की है उस फैसले पर आप लोग ऑन बोर्ड थे, आपसे मुशावरत की गई या ये भी एक तरफा फैसला है और कैसा फैसला लगा आपको? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपके इल्म में है कि कोविड की वजह से जी कराची ताजिर इत्तेहाद ने हमेशा सिंध गवर्नमेंट का साथ दिया। जब कोविड स्टार्ट हुआ उस वक्त मुराद अली शाह साहब ने हमें ऑन बोर्ड लिया था और उन्होंने कहा था कि हम जो है वो कुछ SOPs बना रहे हैं, इसमें हमें आपका ताउन दरकार है। हमने हर तरीके का ताउन उनके साथ किया, लेकिन अभी ये जो सेकंड लेयर आई है इसके अंदर हमें किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया और अचानक रात के अंधेरे में एक नोटिफिकेशन आता है और उसके अंदर ये तमाम पाबंदी लगा दी जाती है। हम लोग सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री हैं इस पाकिस्तान में, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं।
शदीद मुतासर इस वक्त लोग हो गए हैं हमारे कि जिसका हम आपसे जिक्र नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अनस साहब ये फरमा दीजिएगा साथ ही कि आपके ख्याल में क्या औकातकार होने चाहिए थे कि हुकूमत वो कर देती तो वो ज़रा ज़्यादा सूटेबल होते, और अब कितना नुकसान आप समझते हैं कि होगा ये जो औकातकार बता दिए गए हैं, वज़ा कर दिए गए? देखें जी, औकातकार 10 बजे के बजाय अगर ये रात को 11 बजे तक हो जाते और SOPs के साथ ये डाइनिंग को चलने देते तो इसमें काफ़ी लोगों को जो है वो रिलीफ मिल जाता। लेकिन जो एक हमारे सरकार ने एक अचानक नोटिफिकेशन निकाल दिया और उसमें ये उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र ही नहीं रखा कि इससे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या शादी हॉल इंडस्ट्री कितनी मुतासर हो सकती है। ये इसको 11 बजे तक रखते और जो SOPs ये दे रहे थे हम तो उसको फॉलो कर रहे थे। जिस तरह इन्होंने हमें बताया कि जी आपने इसको इस तरह सैनिटाइज करना है और अपना मास्क प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ें हम कर रहे थे और ये एक्सपेंस जो है ये हम खुद बेयर कर रहे थे, हमने अपने कस्टमर्स के ऊपर नहीं डाला। जी ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत नुकसान होगा कारोबारी तबके का, जाहिर है जो लोग इस फील्ड से मुंसलिक हैं ऑलरेडी नुकसान हो चुका है हो चुका है और इस फैसले के बाद आप मजीद नुकसान जो है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या है? आपने इसको कबूल कर लिया इस फैसले को, इस पे कोई आपकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, कोई गुफ्तगू-शुनीद की है, आपने कोई रिक्वेस्ट की है? जैसे आप कह रहे हैं कि 11 बजे तक होना चाहिए, ये चीज़ें हुकूमत तक पहुँचाई गई हैं? बिल्कुल जी, हमारी कमिश्नर कराची जो एक्स इफ्तिखार शलवानी साहब थे उनसे भी इस बारे में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी मैं आपका पैगाम पहुंचाता हूं और हम आपको कुछ ना कुछ रिलीफ फराम करते हैं। लेकिन मैं बहुत मशकूर हूं सिंध गवर्नमेंट का, और उन्होंने जो है हमें एक चीज़ का रिलीफ दिया और वो ये है कि जी हमारे डिलीवरी और टेक अवे टाइम जो है वो रात 1 बजे तक कर दिए। लेकिन इससे हमारा मसला हल नहीं होता। हमें डाइनिंग के लिए कम से कम भी जो है वो 11:30 बजे तक इजाज़त दी जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री कुछ ना कुछ चल सके। वरना तो आप देखें दिन ब दिन रेस्टोरेंट्स बंद होते जा रहे हैं और लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि हम जो है वो अपने साथ जुड़े हुए स्टाफ को जो है वो अपने साथ मज़ीद लेकर चल सकें। ये हमारे लिए मतलब इस वक्त तो सर्वाइवल का इशू बन गया है। बिल्कुल ठीक है। ये बता दीजिए जो अब नए औकातकार हैं उन पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर एसोसिएशंस जो हैं वो करवाने जा रही हैं, क्या जो हुकूमत ने अब कह दिया है उसको फॉलो किया जाएगा? और अगर फॉलो नहीं करते, हुकूमत जो है कोई एक्शन लेती है, तो फिर आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा? नहीं, हम तो उसको बिल्कुल मनोवन फॉलो कर रहे हैं और अपने जितने ट्रेडर्स हैं उनसे भी हमने यही कहा है कि भाई जो आपके पास नोटिफिकेशन आया है आपने गवर्नमेंट उसको फॉलो करना है। हम तो उसको कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये कब तक करेंगे? एक उसकी लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस हो रही है इस वक्त, क्योंकि लोग अपना स्टाफ को इस वक्त निकालना शुरू कर दिया। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अंस ज़फ़र सौलिजा साहब, अपडेट कर रहे थे हमें जो कि एक फ़ैसला आया है सिंध हुकूमत की तरफ से रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग्स में चेंजेस का। खाना पीना जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम, क्या ख्याल है हमजा? मेरी ज़िंदगी का तो बहुत अहम है। काश के हमजा बट होते तो मैं इनका मजाक उड़ा सकती हूँ। बट नहीं है, लेकिन खाने के बहुत शौकीन है, खाने का शौक। मैं कि लोग नाराज ना हो जाए इसलिए कहा कि आज खाने पीने की बात करते हैं। इससे बट से मुझे बट कढ़ाई याद आ गई। लेकिन चले, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी जो है उससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, और ऐसे में सर्दियों की सौगातें सर्द मौसम का लुत्फ दोबाला कर देती हैं। महंगे ड्राई फ्रूट्स खाना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी सौगातें हैं जो आप खा सकते हैं, घर में बना सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए मसलन कौन कौन सी हमजा? अच्छा, बड़े ज़्यादा हैं। तिल के लड्डू हैं, गचक है, मूंगफली की पट्टी है, गुड़ की पट्टी है। अगर ये आप बना लें, आपको मिल भी जाती है, तो लज्जत और फ़वाइद में ये किसी से कम नहीं है और बहुत ही अफोर्डेबल। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि इस वक्त आपके पास होगी? इस वक्त मेरी जेब में होगी। मेरी जेब में नहीं, मतलब आसपास आपके, अगर आपको कहें तो आपके पास मौजूद होगी। अच्छा, गचक होगी। अच्छा। गचक बेहतरीन है, गले के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अभी इस वक्त तो नहीं है ना मेरे पास। मेरे पास है। So I'm so fond of these things, हमजा,
कि मेरे पास से हर वक्त आपको मिल सकती है, एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब आई एम रियली फॉन्ड ऑफ दिस। मतलब अगर आपसे मांगा जाए तो आप चार्ज तो नहीं करेंगे, आप दे देंगे हाँ भाई हिस्सा ले लो इसमें से? नहीं, लेकिन ये वाकई जो हमजा आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें हो सकता है कि कीमती बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत प्राइसी ना हो हमें बहुत, और लेकिन अगर अच्छी हैं और सही बनी हुई हैं तो यकीन कीजिए डिलाइट भी है इसमें और उसके साथ साथ ग़िज़ाइयत भी है। और गुड़ जिस्म को गर्म रखने के साथ साथ क़ुव्वत मदाफ़त को भी मजबूत करता है और अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट करने की। तो सर्दियों में तिल के लड्डुओं का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हमने पिन्नियों का जिक्र किया था, जो कहा जाता है वहाँ पे अलसी की पिन्नियाँ होती हैं, चावल की बनाई जाती हैं, तो वो बड़ी मज़े की होती हैं और जब बनती हैं तो आपका दिल करता है कि आप ये खाते ही जाएँ। फिर माँ बाप कहते हैं पेट ख़राब हो जाएगा ना खाए। हाँ, सो लेकिन इस हवाले से अब तो फूड ब्लॉगिंग, हम चूँकि बात कर रहे थे कि वबा के दिन है, तो कैसे हम अपनी ज़िंदगी में ये जो एक फ्लेवर है ना फ़न का, मिलने जुलने का, खाने पीने का, इसको भी अलाइव रखें, अपने अंदर जिंदा दिली को भी बरकरार रखें, अपने स्ट्रेस लेवल को भी नीचे रखें और ज़िंदगी के और अल्लाह ताला के दिए हुए जायकों को और नेमत को, ज़िंदगी को ज़रूर इंजॉय करते रहें। फूड ब्लॉगर हमारे साथ हैं हसन भट्टी, उन्हें कि वो ये सब कुछ जो है कैसे करते हैं और क्या रिकमेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, कोरोना की वजह से अभी हम सिंध का जिक्र करके हटे हैं कि होटलिंग एंड डाइनिंग सब कुछ तो कम हो गया, तो अब आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या करें वो लोग जो कि खाने पीने के शौकीन हैं? देखें, आपने टाइमिंग्स का तो बता दिया। यहाँ पे अब कम से कम अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब इन्होंने रात 1 बजे तक डिलीवरी का इन्होंने इजाज़त दे दी है और डाइन इन के लिए इन लोगों ने मना कर दिया है कि जी आप 10 बजे तक आपने बंद कर देना है। लेकिन अभी भी काफ़ी जगह हैं, जैसे घरों से कुछ लोग कर रहे हैं काम, तो वो घरों से अपने रात देर तक चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। सर्दियों की अगर बात की जाए तो कराची में आपको काफ़ी चीज़ें सर्दियों के हिसाब से मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे बहुत मशहूर है कॉर्न सूप, जिस तरह होता है उसको उसमें चिली चिप्स ऊपर से डाल के, वो ख़ास तौर पे कराची के हवाले से बड़ा मशहूर है कि यहाँ पे बड़ा मकबूल है। जैसे ही थोड़ी सी सर्दी शुरू होती है, कराची में सर्दी होती भी 10-15 दिन की है और ज़्यादा होती भी नहीं है, लेकिन वो एक माहौल पूरा बन जाता है, तो वो जगह जगह आपको वो सूप मिलना शुरू हो जाता है। चिक्की या ब्रिटल जिसकी आप लोगों ने बात की, वो काफ़ी आमतौर पे यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आमतौर पे जैसे ट्रेडिशनली तो ये गुड़ से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे चीनी के साथ भी आपको मिल जाता है। कोशिश करें कि गुड़ वाला ही लें, क्योंकि चीनी वाला आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। गुड़ वाले की जो ग़िज़ाइयत है या जिस तरीके से वो आपको सर्दी में थोड़ा सा वार्म रखता है, वो चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। असन हमें ये आप बता दें कि हम क्यों दूर हो गए उन चीज़ों से। अब अमेरिका की बात करें, हम यूके की बात करें, तो वो कहते हैं अब हम वो ऑर्गेनिक फूड की तरफ वापस जा रहे हैं और यही वो ऑर्गेनिक फूड थे जो मौजूद थे और अब वहाँ पर सबसे जो महंगा है वो यही फूड पाया जाता है। हम क्यों दूर हो गए इससे? हमें ये चीज़ें क्यों अच्छी नहीं लगती? हमें क्यों पेंडू समझा जाता है अगर हम ये चीज़ें खाते हैं? मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा ये क्या है, तो मैंने उसे कहा ये लोकल मेड, जिसे कहना चाहिए ना चॉकलेट है, इसे खा के देखो। तो उन्हें डिफाइन करने के लिए मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बताऊं। मैंने कहा ये लोकली जो चॉकलेट है ना ये वो है। नहीं, देखें, सारी जिंदगी हम लोगों ने ऑर्गेनिक फूड ही खाया है, मतलब अब ये तो अचानक से कुछ सारी चीज, मतलब ये वही चीजें जो हमने सारी जिंदगी अपनी देखा है कि खेतों में आपके जिस तरह बन रही है और आपके मार्केट में वो चीज आ रही है। अब जब बाहर से आपने देखा कि नहीं जी ऑर्गेनिक फूड है, तो एकदम सबको वो जो क्या कहते हैं वोक, आजकल बड़ा एक अच्छा लफ्ज है, सब में वो वोक कल्चर आ गया और सबने ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाना शुरू किया। अगर आप चिक्की की बात करें तो नहीं, इसको आप चॉकलेट नहीं कहेंगे, ये कैरामल की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि इसमें होता ये कि गुड़ को थोड़े से पानी डाल के और उसको मेल्ट किया जाता है। थोड़ा सा जब ये कैरामलाइज हो जाता है तो इसमें फिर आप अपनी मर्जी से जैसे पीनट्स हैं, राइस क्रिस्प्स हैं जिसको आप मुरमुरे कहते हैं, या फिर काले चने होते हैं या तिल होता है, ये इनमें सबसे ज्यादा आमतौर पे बनाया जाता है। तो वो आप बल्कि अगर आप देखा जाए तो इसी में कभी कभी आप ग्रेनोला डाल के आप इसको ग्रेनोला बार्स भी बनते हैं। तो वो भी आपको आजकल जो हेल्थ कल्चर है उसमें काफी इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। सेकेंडली, गुड़ जो है कैलोरीज उसमें तकरीबन उतनी ही होंगी जितनी चीनी में है, लेकिन कम से कम वो प्रोसेस नहीं होगा, तो वो आपकी बॉडी के लिए इतना बुरा नहीं है। ठीक है। अच्छा हसन, अपनी वजह से कहीं ना वो दीजिएगा थम्स अप के क्या करें, घर में बैठे हुए हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, क्या चीज़ें मंगवाएं, क्या चीज़ें खाएं, विदाउट नेमिंग द आउटलेट्स, क्या चीज़ें हैं जो कि आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो आपकी फेवरेट्स हैं, क्या बता सकते हैं हमें?
देखें, खाने के लिए आपको सर्दियों में, जिस तरह अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। आपके पास क्या कहते हैं, हलवों का एक जो है पूरा जो आपके मिलता है शाही मोहल्ले की तरफ जो आपको देसी घी में हलवा मिल रहा होता है, वो आप खा सकते हैं, और ख़ास तौर पे इस मौसम में तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कराची की अगर आप बात करें तो कराची में आपके पास बर्न्स रोड पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, क्लिफ्टन डिफेंस, हर तरफ, बल्कि अब तो हर एरिया में ही मैं देखता हूँ कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि अब आप ये नहीं कह सकते कि ये फला इलाका महरूम है या फला इलाका महरूम है। होम बेकर्स हैं या होम शेफ्स जिसको आप कहते हैं कि वो अब काफ़ी हैं, उनके आप फेसबुक पेजेस पे जाएं, फूड ग्रुप्स पे जाएं, उनको सपोर्ट करें। रेस्टोरेंट्स को तो आप सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को भी करें, क्योंकि देखें कोरोना ने सिर्फ रेस्टोरेंट्स को मुतासर नहीं किया है, काफ़ी लोगों की जॉब्स को भी मुतासर किया है। तो उन लोगों ने अब अपने घरों से काम करना शुरू किया है, तो उनको भी आप उतना ही सपोर्ट करें जितना कि आप इन रेस्टोरेंट्स को या फॉरेन चेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपके एक चीज़ जिसको मैं मेरे ख्याल में मिसकंसेप्शन थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, लोगों को लगता है कि जी कॉफ़ी सिर्फ सर्दियों में पी जाती है। नहीं, आप कॉफ़ी गर्मी में भी पी सकते हैं। इसमें कोई एक बहुत ही बड़ी मिथ है कि जी नहीं, आप गर्मियों में कॉफ़ी पियेंगे तो जी आपको फोड़े दाने पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये सिर्फ सब आपके जहन में होता है। इस चीज़ को आप सबसे पहले क्लियर करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। और खाने पीने की बात थी, मुझे तो बहुत अच्छा कि आपने इतने ऑप्शंस हमें जो हैं बता दिए हैं। फरा, आपने बिल्कुल ठीक किया। मुझे ये लगता है कि जो अब बच्चे हैं, जो नई नस्ल है, उनको ये बताने, इनको ना एक फैंसी सा नाम रख दे, चीज़ें यही खिला दें तो वो खा लेंगे, और नहीं खाते। फैंसी नाम हो। मैं तो कभी कभी इससे अंदाज़ा होता है कि हम पुराने हो गए हैं, कि जब मैं भी बैठ के ये सोचने लग पड़ती हूँ ना कि यार क्या बनेगा, ये तो हालात बहुत फर्क हो गए हैं। अच्छा, हमें माओ ने बहुत आसानी से पाल लिया, घर में चीज़ें बना के दे दी हैं, अब नहीं वो मामला है। लेकिन इन्हीं के फैंसी नाम मैंने देखा है, कई ऐसी शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, जिन्होंने इन्हीं के कुछ नाम जो है ना वो मुंह टेढ़े करके अगर आप लें तो वही चीज़ टेस्ट बड्स ही डेवलप नहीं होते आपको। जैसे ना हमें क्यों चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमने देखी भी हुई हैं, हमने खाई भी हुई हैं, हमारे अंदर हैं वो। जब आपके अंदर टेस्ट ही नहीं किसी चीज़ का डेवलप होगा ना, हमारे बच्चों में टेस्ट समहाउ अनफॉर्चुनेटली नहीं डेवलप हो रहा, वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं दुनिया में। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ देम, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मुख्तलिफ ऐसे अमराज हैं जो इससे जन्म भी लेते हैं, इसकी वजह से और भी होते हैं। सो प्लीज़ अपनी डाइट हैबिट्स पे नज़र डालें। और अब हम आपको तारीखी भाव से चलने वाले स्टीम इंजन की सैर करवाने जा रहे हैं। ये इंजन इस वक्त बहावलपुर के म्यूजियम में खड़ा है। वेलकम फाउंड्री का बना हुआ ये इंजन 1 सदी पुराना है। 1 सदी, 100 साल पुराना इंजन। साल 2004 में इस इंजन को बहावलपुर म्यूज़ियम में मुंतकिल किया गया था, जहां से इसे भाप की इजाद से दुनिया में बेहतरी आने वाली तरक्की की अलामत के तौर पे रखा गया। बड़ी फैंटेसी थी मेरी वैसे पुरानी इंग्लिश फिल्मों में देख देख के कि इस तरह की जो है ना कभी ट्रेन में बैठने का मौका मिले। इस इंजन का वजन जो है ये 80 टन से ज़्यादा है। कितना वजन है। और बिल्कुल, तो बहावलपुर से इस वक्त साथ जो है अमजद आवान मौजूद हैं। अमजद, हमें ये बताएं कि इस इंजन की मजीद क्या हिस्ट्री है, कैसे चलता रहा, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर तारीख़ी शहर है और इसी हवाले से इसकी पहचान है। अगर हम बात करें बहावलपुर म्यूज़ियम में, तो यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम म्यूज़ियम में से बड़ा आर्टिकल जो है वो स्टीम इंजन यहाँ पर मौजूद है। मैं इस वक्त इस इंजन के पास मौजूद हूँ। 1834 में वेलगन कंपनी ने फाउंड्री कायम की स्टीम इंजन बनाने की। 1902 में बंगाल नागपुर स्टेशन पर चलाने के लिए इस इंजन को तैयार किया गया। बाद ये इंजन जो है बहावलपुर उच्च शरीफ अहमदपुर लाया गया, जो हेड पन्नत की तामीर है वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया। इसके ऊपर जो है सामान बर्दारी के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। 34 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया जो अहमदपुर से हेड पन्नत की तरफ सामान ले जाता था। ये इंजन लोग इसके ऊपर सामान लेकर जाते थे, सफ़र भी करते थे इसके ऊपर। 2008 में
ये इंजन वहाँ पर मौजूद था। 2008 में गवर्नमेंट इंतज़ामिया की जानिब से इसको यहाँ तारीख़ी तौर पर जो है बहावलपुर म्यूज़ियम में यहाँ पर इसको लाया गया। इसका वज़न जो है वो 80 टन से ज़ायद इसका वज़न बताया जा रहा है। इसको यहाँ पर लाने में बड़ी दुश्वारी हुई। उसके बाद मशीनरी नहीं थी ऐसी कि इसको एक दफ़ा ही लोड करके यहाँ पर लाया जाता, लेकिन इसको पार्ट्स के अंदर यहाँ पर लाया गया है, यहाँ फिक्स रखा गया है और ये खूबसूरती का मरकज़ बना हुआ है बहावलपुर के लिए। और सियाह जो है यहाँ पर आते हैं, ख़ासकर उनके लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है। जी ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस तारीखी जो है इंजन से हमारी मुलाकात करवाई है। बिल्कुल सही है ना, जैसे कहना ये ऐसे होता है एक फ्लैश में आप एकदम से बैक वक्त में, पिछले वक्त में चले जाएं, फ्लैशबैक में चले जाएं और उसको एंजॉय कर सकें। टाइम फॉर ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दारुल हुकूमत को तबाही से बचा लिया है। बहुत ज़रूरी थी ये कार्रवाई और ये हैट्स ऑफ के ये रोक लिया गया। इस खतरनाक मंसूबे को अमली जामा पहनाए जाने से पहले ही इसका सदेबाप कर लिया गया। CTD ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर रावलपिंडी में कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मंसूबाबंदी कर रखी थी। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों को खुफिया इतला पर अडियाला रोड से गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से बारूदी मवाद और असला भी बरामद हुआ। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बताया जा रहा है और उन्हें अफगानिस्तान से फंड्स और रहनुमाई भी मिल रही थी। CTD तर्जुमान ने मजीद ये बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों ने रावलपिंडी में दहशतगर्दी के 4 वाक़यात में मुलव्वस होने का एतराफ़ भी किया है। जो उन्होंने 4 जो है वाक़यात हुए उसमें ग़ालिबन 3 जो कीमती जानें थी वो भी गई थी। और हम साहब यही वो सूरत हाल है जिसके बारे में बार बार बात की जाती है और अक्सर लोग इसको मजाक में टाल देते हैं कि जंग इस वक्त सरहदों के अंदर, शहरों के अंदर भी लड़ी जा रही है और ये है वो जंग दहशतगर्दी की जिससे कि हम मुसलसल नबरदाज़मा हैं और यहाँ पर हमारा इत्तेहाद और इत्तफाक और इस एक मामले पे मुल्क की सलामती के मामलात में मुत्तफ़िक होना बहुत ज़रूरी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं सुहेल भट्टी साहब। सुहेल भट्टी साहब फरमाइएगा, ये जो बर वक्त कार्रवाई की है CTD ने इस्लामाबाद को तबाही से बचाया है, इसके तफसीलात क्या हैं? जी फरा, देखिए CTD की एक बड़े मौसर कारकर्दगी सामने ये गुज़श्ते चंद सालों के दौरान बिलखसूस दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए उन्होंने बहुत मौसर तरीके से मुल्क भर के अंदर कार्रवाइयाँ की। इससे पहले आपको याद होगा कि जब 29 जून को कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया था तो उस वक्त भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने मौसर तरीके से उस हमले को नाकाम बनाया। 4 दहशतगर्द मारे गए थे और उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो पता चला था कि उसके डांडे भी अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, वहाँ से वो ऑपरेट हो रहे थे और उसके पीछे भारत का प्लान था और भारतीय खुफिया एजेंसी उसको सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद अब ये जो सारा मामला हुआ है इसके भी अल्टीमेटली जो दहशतगर्द पकड़े गए अडियाला रोड से CTD के कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में इसके भी सारे जो राब्ते हैं वो जो इसकी प्लानिंग थी, जो इसके वहाँ से इनको सपोर्ट हासिल थी वो अफगानिस्तान से थी और अफगानिस्तान में भारत बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ प्लान करता है, उन कार्रवाइयों को एग्जीक्यूट करवाता है। वजह बड़ी साफ जाहिर है। आपको याद होगा कुछ रोज़ कब पाकिस्तान ने भारत को एक्सपोज किया कि भारत किस तरीके के साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ जाली कार्रवाइयों में मसरूफ़ था और उसके साथ पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में 5वां डोजियर जमा करवाया जहां पर भारत के खिलाफ वो तमाम तर सबूत जमा करवाए गए जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के लिए भारत ने इक़दाम किए थे। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान के अंदर जब अमन होगा, जैसे ही मौशी हालात बेहतर होना शुरू होते हैं तो दुश्मन मुल्क ताकतें एक्टिव हो जाती हैं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अभी जैसे कि आपने शुरू में बताया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। कोरोना की मुश्किल तरीन सूरत हाल के बावजूद मुख्तलिफ सनतें दोबारा से फाल होना शुरू हुई हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं और आलमी सतह के ऊपर भी पाकिस्तान की काविशों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ऐसे मौके के ऊपर भारत को बड़ी तकलीफ होती है। यही वजह है कि भारत फिर एक्टिव होता है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान
जहां पर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो CTD हो या दीगर इंटेलिजेंस एजेंसी हो, जिनका आपस में एक मौसर राब्ता होता है, वो ऐसे नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिन रात एफर्ट्स कर रही हैं। बिल्कुल और ठीक है। मौसर तरीके से वो अपने प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट करती है। भट्टी साहब, बड़ी कामयाबी है। भट्टी साहब, ये यहाँ पर बता दीजिएगा कि इनसे कुछ नक्शे मिले जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थे, दीगर मवाद भी मिला क्या? जो इनका पूरा सेटअप है यहाँ पर, पूरा एक नेटवर्क है, उसके बारे में पता लगाने में कितनी आसानी होगी इस कार्रवाई के बाद? पेशावर के अंदर भी हमने देखा कि वहाँ पर भी दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी जो कार्रवाई करने जा रहे थे उसको भी नाकाम बना दिया गया है। 4 वाकयात में ये मुलव्वस रहे हैं, उन वाकयात के हवाले से भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस ज़राए ने इनका जो नेटवर्क है उसको काफ़ी अरसे से उसके ऊपर वो अंडर ऑब्जर्वेशन थे। इनको कामयाब ऑपरेशन के ज़रिए से गिरफ्तार किया गया है और जहाँ जहाँ पे इनकी बाकी कनेक्टिविटी थी पाकिस्तान के दीगर कुछ शहरों में, सरहदी इलाकों में, वहाँ पर भी रिपोर्ट्स जो मिली हैं उसके मुताबिक आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था, जो फौरी तौर के ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी का जो प्लान तैयार किया था उसको नाकाम बनाया गया, जो बिलखसूस इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की सूरत में सामने आना था। वजह उसकी यही है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले आपको याद होगा माजी के अंदर जब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ थी वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट किया जाता था, उस सिलसिले को रोका गया। अब पाकिस्तान के जहाँ पर जो पाकिस्तान की इकनॉमिक और तिजारती जो सिंबल हैं उनको हिट करने की कोशिश की जा रही है कि सरमायाकारों का एतमाद को शेक किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो साजगार कारोबारी माहौल नहीं है। तो ये कामयाब ऑपरेशन था और इसके साथ रावलपिंडी के अंदर जो दीगर इन्होंने 4 कार्रवाइयाँ की थी उसके मास्टरमाइंड और भी यही थे, उसके अंदर भी यही मुलव्विस थे। तो एक वो पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है जो पाकिस्तान में भी ऑपरेट करता था और अफगानिस्तान तक इनकी रसाई थी। तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर के ऊपर पहले भी अफगानिस्तान हुकूमत से पाकिस्तान ऐसे अनासिर की सरकोबी के लिए राब्ता करता है और अभी मेरे ख्याल में यकीनी तौर के ऊपर उनसे राब्ता किया जाएगा कि अफगानिस्तान में जहाँ से इन्हें सपोर्ट हासिल होती है, जहाँ से इनको फंड्स मिलते हैं, जहाँ इनको ट्रेंड करके ये मनसूबा इनके हवाले किया जाता है, उसको रोकने की भी अशद जरूरत है। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत भी एक बड़े मौसर जी सोहेल भट्टी साहब 18 काउंसिल खाने इंडिया ने जो वहाँ पे बनाए हुए हैं वो जाहिर है कुछ तो काम करते होंगे। ये फरमा दीजिएगा कि ये जो लोग हैं इनकी शहरियत के बारे में मालूम हुआ, क्या ये पाकिस्तानी शहरी हैं? जैसे आपने जिक्र किया कराची स्टॉक एक्सचेंज का, तो उनके दहशतगर्द जो उनके हमलावर जो थे उनका तो जाके सिलसिला कलअदम तंजीम से मिलना था। इनका भी किसी कलअदम तंजीम से ताल्लुक है? ये कौन लोग हैं? ये क्यों मतलब इस दर्जे रियासत के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ दुश्मनी पे आमादा हैं, दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, या ये खुद जो है पाकिस्तान के नेशनल बने हुए हैं, है नहीं? जी बिल्कुल, ये कलअदम तंजीम से इनका ताल्लुक है। इनमें पाकिस्तानी भी हैं, इसमें गैर मुल्की भी हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। और आपको पता है कि गुज़श्ता कई सालों से भारत इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करता है कि अफगान नेशनल को या अफगानिस्तान फ्रीक्वेंटली आने जाने वाले पाकिस्तानियों को वर्गलाया जाता है और उनके ज़रिए से फिर वो अपने मज़मूम मकासद हासिल करते हैं। जो 29 जून को कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ था, वहाँ पर भी जो लोग हमलावर थे वो अफगानिस्तान से आए थे, ट्रेनिंग उनकी वहीं पर हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तानी थे। तो कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनको वर्गला कर पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए। तो मैं यही बता रहा था कि वफाकी हुकूमत एक कमीशन कायम करने जा रही है, बिलखसूस उसकी वफाकी कैबिनेट से उसकी मंजूरी हासिल कर ली गई है, जिसका बुनियादी मकसद ही यही है कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से रोकने के लिए ऐसे अनासिर जिनकी सोचों को गुमराह किया गया है, उनकी साइकोलॉजिकली जब उनको अरेस्ट किया जाए, उनके नेटवर्क तक पहुंचा जाए, तो उनकी नफ्सियाती तौर के ऊपर उनकी बहाली की जाए, उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए और वो लोग जो दुश्मन अनासिर के हाथों में खेल रहे हैं उन्हें रोका जाए। तो वफाकी हुकूमत इस कमीशन से मुतल्लिक हतमी फैसला कर चुकी है। आने वाले चंद दिनों में वजारत दाखिला उसका बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अनाउंसमेंट करेगी, जिसका मकसद यही है कि ऐसे पाकिस्तानी जो ऐसे ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं उन्हें राह रास्त पर लाया जाए, जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनकी बहाली की जाए और उन्हें एक मुअस्सर शहरी बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बर वक्त कार्रवाई है, काबिले तारीफ हैं और काबिले फ़ख्र हैं वो लोग जिन्होंने ये कार्रवाई की है और पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचाया। आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे एक और ख़बर जान लेते हैं कि भट्टी साहब, PIA ने फैसला कर लिया है कि अब जापान की जो परवाज़ें हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपके पास क्या खबर है? ये फैसला क्यों किया गया है PIA की जानिब से? और ये भी साथ हमें बता दीजिएगा कि वहाँ पर जो जापान में मुकीम पाकिस्तानी हैं वो कितने जो हैं इस खबर के बाद परेशान हैं?
हमजा देखिए, माजी की गलत पॉलिसियों और फैसला साजी की वजह से PIA इस वक्त अरबों रुपए नुकसान से दुचार है और नई इंतज़ामिया उसका खसारा कम करके उसको मुनाफा बख्श बनाने के लिए कोशिशें कर रही है और वो हर उस इकदाम को मजबूरन उठाना पड़ा है जहाँ से उनका नुकसान कम हो सके। जापान के अंदर 10 से 15 हज़ार पाकिस्तानी मुकीम हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान आते हैं। PIA की इससे पहले हफ्ते के अंदर 2 फ्लाइट्स थी वाया बीजिंग, लेकिन जो PIA का खसारा था उसको कम करने के लिए और बिलखसूस कोरोना की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर हुआ और IATA की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के बाद जो प्री कोरोना जो फ्लाइट्स का जो मुसाफरों की जो परसेंटेज थी वो बहाल हो सकेगी, जिसकी वजह से मजबूरन PIA को ये इकदाम उठाना पड़ा कि उनको जापान का टोक्यो की जो फ्लाइट्स बंद कर दी गई। लेकिन मामला ये है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, जापान से बहुत ज़्यादा सयाह आते थे, पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तानी फ़्लाइट्स का, उनको गैर मुल्की फ़्लाइट्स का सहारा लेना पड़ता है। उसका किराया बहुत ज़्यादा है, 32 घंटे की फ़्लाइट होती है और बहुत मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। टोक्यो से बहुत से पाकिस्तानियों ने हमें ईमेल्स की, कॉल्स की। उनका ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त है कि भले हफ्ते में एक सही या 15 दिन में कोई एक ऐसी फ़्लाइट का बंदोबस्त ज़रूर किया जाए जिससे जापान में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी जो है वो जापान जा सके, जापान के लोग यहाँ पर आ सकें कारोबार के पर्पस के लिए भी और सेहत के मकसद के लिए भी, और ताकि उन्हें जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, अगर वहाँ पर किसी पाकिस्तानी की डेथ हो जाती है तो वो डेड बॉडी इतना मुश्किल हो जाता है उसको पाकिस्तान आना, चूँकि गैर मुल्की फ़्लाइट जो ऑपरेशन है वो 10 से 15 लाख रुपये मुतालबा करते हैं। PIA की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए ये सर्विस फ्री थी, तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से ये अपील की है कि PIA का खसारा और मुश्किलात अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन हफ्ते में 1 या 15 दिन के अंदर एक फ़्लाइट का ऐसा बंदोबस्त वाया बीजिंग ज़रूर होना चाहिए जिससे पाकिस्तान और टोक्यो जापान के मबैन दोनों तरफ के पाकिस्तानी और जापान के शहरी पाकिस्तान कारोबारी पर्पज़ के लिए भी आसानी आ सके और पाकिस्तान में सेहत को फ़रोग़ के लिए जो इमरान खान साहब ने कोशिश की है आने वाले दिनों में उनको भी धचका ना पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छी बातें जो है वो भी शो में शामिल करते हैं, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसका पहिया बहुत तेज़ी के साथ टेक्सटाइल मिल्स जो है रवा दवा हैं और उसने मुल्क की तरक्की में डेफिनेटली एक बड़ा किरदार, और एम्प्लॉयमेंट की भी बात की जाए तो बड़ा किरदार जो है रहा है और है भी। लेकिन इस वक्त एक्सपोर्टर्स जो हैं जिन्हें धड़ाधड़ बैरूनी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, एक नए मसले को फेस कर रहे हैं, और वो ये है कि एक्सपोर्टर्स को बैरूनी ऑर्डर्स पूरे करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। और मसला ये हुआ है कि रुई की कीमतों में 1 माह बाद दोबारा तेज़ी का रुझान देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों में रुई की कीमतें 250 रुपए इजाफे के साथ 9,750 रुपए फी मन तक पहुंच गई और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के बाद चीन की जानिब से भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड बरामदी ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन अब मुश्किलात का सामना है कि जो रुई महंगी हो गई है। हाँ, और तलब बढ़ने पर रुई की कीमतों में इजाफा जो है जिसकी वजह से नहीं उतनी मकदार में मिल पा रही। चीन की जानिब से सूती धागे के बाद फैब्रिक्स भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से दरामद की जा रही हैं। बरतानिया की जानिब से भी इसी तरह से 2023 तक ड्यूटी फ्री टेक्सटाइल बरामदात की इजाज़त भी रुई की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह है। तो ये तमाम मामला जो है इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन कॉटन इंजीनियर फोरम एहसानुल हक मौजूद हैं। एहसानुल हक साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा, जब मुल्क में रुई की किल्लत है तो दरामदी ऑर्डर्स कैसे पूरे किए जाएंगे? क्या इस हवाले से कोई हल निकाला गया है? जी, मेरा ख्याल है इस वक्त टेक्सटाइल मिल्स के लिए जो है वो रुई की प्राइस जो है वो इतना मेजर फैक्टर या इशू नहीं है। इस वक्त उनके लिए मेजर फैक्टर है कि क्वालिटी लिंट की या क्वालिटी रुई की जो अवेलेबिलिटी है वो इशू बना हुआ है। आपके इल्म में होगा कि पिछले कुछ 1 डेकेड से पाकिस्तान में जो कॉटन की जगह गन्ने की काश्त को रिवाज दिया गया है, तो उससे जो हमारा इन्वायरमेंटल चेंजेस आई हैं और उसकी वजह से हमारे जहाँ गन्ने की काश्त बहुत ज़्यादा होने से कॉटन का एरिया कम हो गया, तो उससे कॉटन के जो हमारी क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से जो हमारी कॉटन की लेंथ थी, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। तो इस वक्त पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स को प्राइस का इतना इशू नहीं है। जो अच्छी म्यार की रुई है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत महदूद है इस वक्त पाकिस्तान में।
बिल्कुल तो अब हुकूमत को चाहिए कि वो कोई एमरजेंसी डिसीजंस लें और पाकिस्तान में जो गन्ने की काश्त है उसको कम से कम किया जाए, ताकि हमारी जो कॉटन की काश्त बेहतर होने से हमारे कॉटन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव हो सकें। बिल्कुल ठीक है। एहसान साहब, ये फरमा दीजिएगा, आप क्या समझते हैं कि कपास की जो काश्त है, जो कपास की पैदावार है, उसकी कमी की वजह क्या है? क्या किसानों को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा कि किसान जो है इसलिए उसको काश्त नहीं कर रहे, गन्ना काश्त कर देते हैं? और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि हुकूमत को किसान को क्या देना होगा, कैसे ऑब्लाइज किया जाए कि जी किसान आए उस तरफ अट्रैक्ट हो कि हाँ हमें काश्त करनी चाहिए कपास? जी, जैसा कि मैंने बताया कि एक ताकतवर लॉबी ने कुछ तकरीबन 10-15 साल पहले पाकिस्तान में एक बाकायदा प्लानिंग के तहत कॉटन की जो काश्त थी उसकी हौसला शिकनी की, और हुकूमतों का भी उनको सरपरस्ती हासिल थी। पाकिस्तान में जो क्रॉप जोनिंग लॉज थे उनको बाईपास किया गया और पूरे पाकिस्तान के जो कॉटन जोन्स हैं वहाँ गन्ने की काश्त की गई और वहाँ नई शुगर मिल्स का क़याम अमल में लाया गया और हुकूमत की तरफ से शुगर मिल्स को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए गए। ख़ास तौर पे उनको एक्सपोर्ट के नाम पे उनको सब्सिडी दी गई। जैसे कि आपके इल्म में इस वक्त भी हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा स्कैम आपके सामने आया है कि बेजा सब्सिडीज़ दी गई शुगर इंडस्ट्रीज़ को और कॉटन को बहुत ज़्यादा जो इसकी हौसला शिकनी की गई और काश्तकारों को भी वो इंसेंटिव्स नहीं दिए गए कॉटन के काश्तकारों को जो गन्ने के काश्तकारों को। हुकूमत पंजाब ने ख़ास तौर पर इस साल भी कोई गन्ने के काश्तकारों के लिए 3 बिलियन रुपीस के फंड्स फिक्स किए हैं जो गन्ने के काश्तकार को दिए जाएंगे। सही। तो मेरी ये इमरान खान साहब से ये अपील है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान में जो क्रॉप जोनिंग लॉज हैं उन पे फुल्ली अमल किया जाए और जो कॉटन जोन है वहाँ गन्ने की काश्त पे फ़ौरन बैन लगाया जाए। और मैं यहाँ एक बात और ऐड करता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो घी और एडिबल ऑयल्स की जो प्राइसेस हैं वो भी हिस्ट्री हाई हो गई हैं। कल 230 रुपये फ़ी किलो तक घी की कीमत पहुँच गई है। उसकी बड़ी वजह ये है कि कपास की काश्त कम होने से हमारे मुल्क में जहाँ कॉटन कम हुई वहाँ कॉटन सीड ना होने से हमारा एडिबल ऑयल्स की जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम होगी और हमें गैर मामूली क्वांटिटी में हमें बाहर से कॉटन के साथ साथ एडिबल ऑयल्स भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अपील है कि वो क्रॉप जोनिंग लॉज जो हैं उन पे अमल करवाएं। और मैं यहाँ ये बात ऐड करना चाहूँगा कि पिछले 2-3 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दी थी उसका मैकेनिज्म बड़ा अजीब व गरीब है। वो टोकन सिस्टम के ज़रिए वो सब्सिडी दी जा रही है जो काश्तकार लेने से मुकम्मल महरूम है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी अपील है कि जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी है उसका मैकेनिज्म ऐसे किया जाए कि वो डायरेक्ट काश्तकार उसे इस्तेफादा हासिल कर सके। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि ये सब कुछ जब हो रहा था तब भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई क्या? और अगर आवाज़ उठाई तो क्या सुनी नहीं गई? और अब क्या इक़दामात ले लिए गए हैं हुकूमत की तरफ से? वो क्या इक़दामात हैं जो आपने कुछ की तो वजाहत की कि जो आप कह रहे हैं कि ये लिए जाने चाहिए, लेकिन कि आइंदा हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और इससे जुड़ी हुई जितनी हमारी सनतें हैं जैसे रुई है या और ऐसे लोग हैं उनको महफूज कर सकें? फाइनल रिकमेंडेशन आपकी जो है वो क्या है कि क्या क्या कुछ मज़ीद होना चाहिए? जी, आवाज़ें तो मैंने बताया कि कुछ लोगों ने उठाई जो कॉटन स्टेक होल्डर्स थे, लेकिन जो शुगर लॉबी की जो आवाज़ें थी वो इतनी लाउडर थी कि जो कॉटन लॉबी की जो आवाज़ें थी उसमें दब गई। और ख़ास तौर पे जब किसी लॉबी को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल होता है, जो आवाज़ कम हो उसकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि ये पाकिस्तान बहुत लकी है कि तकरीबन 30 साल बाद जो पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फुली फंक्शनल हुई है। और इस वक्त मैं ये भी बताता चलूँ कि टेक्सटाइल मिल्स में एक्सटेंशन भी हो रही है, उनकी पैदावार सलाहियत में भी इजाफा किया जा रहा है और इंशाल्लाह आइंदा जो 3-4 साल होंगे उसमें पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर जो बहुत ब्राइट है। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि अंदरूनी मुल्क कॉटन की अवेलेबिलिटी के लिए जो क्रॉप जोनिंग लॉज हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। और मैं यहाँ ये बात भी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ताकतवर शुगर लॉबी है इसने अब सर्टिफाइड सीड की जानिब भी अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और कुछ लॉबी से मिलके ऐसे कवानीन ये लोग तब्दील करना चाह रहे हैं कि जिससे जो सर्टिफाइड सीड है उसकी जो सेल है वो उन जो एक ख़ास किस्म की सीड कंपनीज है उनको ये एग्जाम करार देना चाह रहे हैं। मेरी प्राइम मिनिस्टर से ये भी अपील है कि जो सर्टिफाइड सीड से मुतल्लिक हमारे जो लॉज हैं
वो फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रहने चाहिए और एज सच जैसे इस वक्त वो उन पे अमल हो रहा है वैसे होना चाहिए। ये ताकतवर लॉबी चाह रही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिए जाएं सर्टिफाइड सीड के हवाले से। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी अपील करना चाहूँगा कि कॉटन की कास्ट बेहतर बनाने के साथ साथ जो सर्टिफाइड सीड्स के पाकिस्तान में लॉज हैं उन पे अमल दरामद एज सच रहना चाहिए ताकि ये लॉबी जो है ये अपने मकासद हासिल ना कर सके। बिल्कुल ठीक है। चेयरमैन कॉटन जिन्स फोरम एहसानुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बने। और ये हमारे लिए अफसोसनाक बात है कि कॉटन के हवाले से हमें ये बात करनी पड़ रही है कि या तो कमी है या क्वालिटी वो मौजूद नहीं है, किसान वो लगा नहीं रहे हैं, ये अफसोसनाक बात। और उसमें बहुत बड़ी वजह जो आखिर में इन्होंने जिक्र किया ना, बीज, क्वालिटी बीज, हमारी ये जो पूरी कपास की फसल ही तबाह हो गई, उसकी वजह ये है कि ऐसे बीज मंगवाए गए जो इस मौसम के साथ, इस ज़मीन के साथ, इन खादों के साथ जो है कंपैटिबल नहीं थे, जिसके नतीजे में जो फसल हुई उस पर फिर हमला भी ज़्यादा होता है मुख्तलिफ जिसे कहना चाहिए कीड़ों मकोड़ों का, और उसके लिए फिर ज़्यादा स्प्रे और उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि किसान जो है वो इस तमाम प्रोसेस में कहीं दब के रह गया। हमजा अगर बाहर ट्रैवल करें ना, आप यकीन करें कि आप बीज नहीं लेके जा सकते, कोई भी बीज ना, आप सोचें कि आप कोई पौधा लेके जा सकते हैं यहाँ से या कोई बीज ले जाएंगे, वो नहीं जाने देते, इसलिए कि वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल इस तरह का रखा हुआ है कि दे वांट कि उनका एक, उन्हें मालूम है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किसी भी क्रॉस पॉलिनेशंस के ज़रिए से फसलों को या उनकी जो इकोलॉजी है उसको मुतासर कर सकती हैं। मगर हमारे यहाँ पर बदकिस्मती से चूँकि इस बारे में सेंसिटिविटी मौजूद नहीं है, एजुकेशन नहीं है और फिर लॉस भी नहीं। और हमने फिर क्या क्या चीज़ें मंगवाई और उसके बाद अमेरिकन सुंडी आई और उसके बाद किसानों के साथ क्या हुआ, ये जंगली शहतूत एक छोटी सी मिसाल है ना कि वो मलबरी के दरख्त जो हैं वो गैर ज़रूरी बहुतात, और फिर इस्लामाबाद में जिस तरह से उसकी वजह से सांस का मसला, फिर हमारे यहाँ पे देखें ऐसे मसले आगे, हमारी टालियाँ कहाँ गई, वो टाली दे थल्ले बैठ के आज आप ढूंढते रहे कि आपको वाकई ढूंढना पड़ता है कि टाली दे थल्ले बैठना है आपने, तो कहाँ से ढूंढेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 7 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की फुल तैयारी कर ली गई है, कमर कस ली गई है। हाँ, ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। और आप देखिएगा फराज, इस वक्त 7 रुपए हमजा क्या बनेगा यहाँ पे, मतलब है कि वो कैसे सब्जी की कीमतें, गोश्त की कीमतें, अंडों की कीमतें, मुर्गी की कीमतें, हर चीज़ बढ़ जाएगी। और आप उसके अंदर देखें कि एक तो गवर्नमेंट की जानिब से ये किया ही जा रहा है, दूसरी तरफ हमारा बहैसियत कौम ये रद्द अमल होगा, हम ये कहेंगे कि जी कि कमाई करनी है, फिर पेट्रोल पंप्स पे आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा क्योंकि जिस वक्त कीमत बढ़ जाएगी तो हम तो फिर बेचेंगे और लंबी लाइनें लगी होंगी। और हम लोग भी फिर, अगर हमारी बात कर ली जाए हुक्मरानों की तो हम बहुत बात करते हैं, हम फिर ये काम कर रहे होते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी कि हम चोरी करने में मुत्तफिक हैं सब, मतलब सब मिल के करते हैं कि अगर हमें वही चोरी लगती है जिसमें हमें शेयर ना मिल रहा हो, बिल्कुल अगर हमें शेयर मिल जाए तो फिर हम कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल सही काम हो रहा है। बिजली भी महंगी हो गई है जनाब, कीमत में 1 रुपए 11 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ है। इस फैसले से सार्फिन पर 12 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा और नेपरा के मुताबिक सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया। और सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में की जा रही है और फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा, बाकी जो है पाकिस्तान पर यह इतलाक होगा। बाकियों ने क्या नुकसान किया है कि बाकी जो है वो उनके बिलों में इजाफा होता चला जाए। प्राइवेट एक कंपनी है उसको वो एक अलग मामला है, लेकिन बात फ़र्क यहाँ पर यही है कि वज़ीर आज़म कई बार नोटिस ले चुके हैं, इतने नोटिस उन्होंने महंगाई के ऊपर लिए हैं, फिर भी महंगाई जो है वो मुसलसल हो रही है। और हुकूमत बार बार बात करती है, अपोजिशन से तो रही नहीं, हमें तो ख़तरा किस चीज़ से है, महंगाई से है। अभी आप देखिएगा जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हर चीज़ जो है कि पेट्रोल बढ़ने से, डीजल बढ़ने से महंगी हो जाएगी। ये कुछ सूरत हाल है जो कि आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात में इजाफे का
पेशखैमा है। ज़ाहिर है जब इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा और उसके साथ साथ जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या इंडस्ट्रीज श्रिंक कर रही हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, जहां नौकरियां हैं वहाँ पे कट्स लग रहे हैं कि मुलाजमतें कम हो रही हैं, आमदनी कम हो रही है कोविड की वजह से तो भी। फिर यकीनी तौर पर कोविड की वजह से और फिर उसके साथ अखराजात अगर बढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर ये सूरत हाल कोई खुशाइंद नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुश आमदीद एक दफ़ा फिर सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और हमजा, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी ख़वातीन दुनिया की बहुत सारी ख़वातीन से हर लिहाज से बहुत बेहतर हैं। उसकी वजह ये कि पाकिस्तानी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। उन्हें ज़िंदगी की दौड़ में आगे आने के लिए बहुत सारी मुश्किलात और रुकावटों को अबूर करना पड़ता है जो शायद दुनिया के बहुत सारे ममालिक में उस तरह से ना हो। इसे मैं तो बहुत, जैसे कहना चाहिए ना, आर्डेंट सपोर्टर एंड फैन हूँ पाकिस्तानी ख़वातीन की, जो एक्सेल करती हैं ज़िंदगी के शोबे में। मैं भी फैन हूँ। आप भी हैं, बहुत सारे देखने वाले भी देखें ना, पाकिस्तानी ख़वातीन ज़िंदगी के किसी शोबे में मर्दों से पीछे नहीं, आगे ही हैं। और ये होना बहुत ज़रूरी है और ये बड़ा मुश्किल इसलिए है कि यहाँ पर सपोर्ट बहुत कम नहीं है, बहुत कम है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सपोर्ट करते भी हैं, कुछ फैमिलीज हैं कि कई ऐसे, जैसे कल हमने वो बच्ची को लिया, सिंगर है उरूज, और उसने कहा कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मुआशरा सपोर्टिव नहीं होता। मगर साथ उसने एक और बात की, चूंकि मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं ना, तो मुझे ये इजाज़त तो है ये करने की, लेकिन इवेंचुअली मैंने फिर जो है ना बनना डॉक्टर ही है, मैंने फिर बनना उधर ही है। सो ये जो एक हमारा एक टैबूज है, कुछ हमारा रिवाज है, रस्म व रिवाज है, तो उसमें अगर हमें पता चले कि कोयटा हो और वहाँ पे 2 बच्चियाँ हों जो कि टेनिस खेल रही हों और वो वहाँ पर उन्होंने नेशनल इवेंट्स जो हैं उसमें अपनी कामयाबियों की और सलाहियत के झंडे गाड़ रखे हों और अब उनका इरादा जो है बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स पे हो, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल। आप देखें कि बैडमिंटन की ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं दोनों और इस खेल में कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं। देखें जिस तरह फरा ने बात की कि हम अगर इलाके की बात करते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार वहाँ पर तो शायद कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और कोयटा और पेशावर, इन एरियाज़ को लेकर ख़ास तौर पे हमारे जहन में आता है कि वहाँ पे ख़वातीन के लिए कुछ ख़ास पाबंदियाँ होंगी। पूरी दुनिया में जो एक इमेज है वो उसके बरअक्स ये बच्चियाँ जो हैं ये बैडमिंटन में, मेरे जहन में जो कि टेनिस वो डोमिनेट कर रहा था, बैडमिंटन में इन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की। बैडमिंटन जो है ना ये बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत स्टेमिना का गेम है। खुद भी मिलते हैं और अपने देखने वालों की मुलाकात में। अच्छा माशाल्लाह, आप दोनों मुझे ट्विन सिस्टर्स लग रही हैं, शक्ल सूरत भी मिलती जुलती और एक जैसे लग रहे हैं, तो कितना फ़र्क है? कोई बड़ा छोटा है? क्या एज ग्रुप है? और क्या क्या कुछ किस कैटेगरी में अभी तक आप खेल चुकी हैं? हम दोनों, मुझ में और मेरी सिस्टर में 1 साल का फ़र्क है और मैं बड़ी हूँ और ये छोटी है। अच्छा। और मैं अंडर 18 चैम्पियन हूँ बिफोर 3 ईयर से, और ये अभी रिसेंटली 3 साल से चैम्पियन है अंडर 16 कैटेगरी की। ठीक है, तो घर में जो बड़ा चैम्पियन है जी, बड़ी भी आप हैं, चैम्पियन भी आप हैं, तो फिर घर में तो आप ही की जैसे ना टरनाली होगी, आप ही की तो फिर हुकूमत होगी। नहीं, मेरी हुकूमत होती है, पर ज़्यादातर ना ये मेरी छोटी बहन है तो अम्मी ज़्यादातर इसकी बात सुनती हैं। वैसे ज़्यादातर मेरी चलती है। अच्छा अलजा, जब दोनों का मुकाबला होता है तो कौन जीतता है? ये सच बताना है कि कौन जीतता है, ये नहीं कहना कि जी बराबर हो जाता है। कौन जीतता है? जी, जब मुकाबला होता है तो हमेशा मैं ही जीतती हूँ। जब टूर्नामेंट होता है, और बहुत बार हुआ है, और मेरे पेरेंट्स है ना, मेरे दोनों पेरेंट्स मेरी बहन के साइड जाके बैठ जाते हैं। तो मेरे साथ कोई भी नहीं होता। तो ये दिल नहीं दुखता? आप कहती नहीं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? या फिर जब ऐसा होता है तो ज़्यादा ज़ोर से आप खेलती हैं कि बस ठीक है, फिर मैंने भी फिर दिखाना है आपको खेल? जी, जब ऐसा होता है तो मेरा दिल करता है कि मैं ज़्यादा सही खेलूं ताकि मैं फ़ौरन से जीत जाऊं। फिर मेरे बाबा बोलते हैं कि 3 सेट खेलो या मतलब स्ट्रेट खेलो, तो फिर ना मैं ऐसा नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से खेल के जीत जाती हूँ। अच्छा सौमिया, आप हमें बताएं कि किससे सीखती हैं, कौन सिखाता है? अलजा भी कुछ सिखाती हैं या सिर्फ जीतती हैं आपसे?
नहीं, ये कुछ नहीं सिखाती है। इसमें ये मतलब ये इसमें ऐसा फन नहीं है कि ये कुछ सिखा सके, ये बस खुद ही खेलती है। अच्छा, ये टिपिकल छोटी बहन बड़ी बहन वाला सीन है। अलजा, कोई बात दिल पे नहीं लेनी सोमिया की, ये छोटी बहनें सारी ऐसी ही होती हैं। लेकिन मुझे बताइएगा, घरों में चिड़ी छिक्का तो सब खेलते हैं, ये चिड़ी छिक्का खेलने से टेनिस मतलब सॉरी बैडमिंटन के उसमें डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स जीतने तक आना जो है, ये कैसे हुआ? कैसे सोचा कि खेल भी सकते हैं हम, टूर्नामेंट जीत भी सकते हैं? बस वो हमारे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट था, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो पेरेंट्स का ही होता है। अगर वो सपोर्ट ना करें फिर हम आगे जा भी नहीं सकते हैं। तो सब कुछ उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम आगे जाएं, आगे खेलें। हमसे ज़्यादा उनका शौक था इसलिए। कितनी देर खेलती हैं आप सोमिया? कितने घंटे जो है प्रैक्टिस करने पड़ते हैं? और खेलने के अलावा भी अपनी फिटनेस का कुछ एहतमाम करती हैं, उसके लिए क्या करती हैं? जी, वो हम लोग मॉर्निंग में ट्रेनिंग करते हैं 1 से 1.5 घंटे तक फिजिकल। ट्रेनिंग का मतलब है वो जो गेम के अलावा, यानी जो प्रैक्टिस आप कर रहे होते हैं उसके अलावा आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं या फिजिकल वेट ट्रेनिंग करते हैं, कुछ इस तरह से उसके जिक्र कर रही हैं आप? जी, मैं वही बता रही हूँ कि हम लोग सुबह ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग। बिल्कुल ठीक। अलजा, एक तो आप हमें ये बताएं कि आप सोमिया को सिखाती क्यों नहीं है, पहले ये बताएं। साथ हमें ये बताएं कि आप लोग पढ़ाई में क्या कर रही हैं, कौन सी क्लास में आप पढ़ रही हैं? मैं अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम दूंगी और मेरी सिस्टर अभी 9th क्लास का एग्ज़ाम देगी। और मैं इसलिए नहीं सिखाती हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं, मुझे बस है कि मैं ना खुद खेलूँ, खुद सीखूँ और खुद जीतूँ बस। ठीक है, तो आप सोमिया को कह देती होंगी खुद ही सीखो ना, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि खेल पढ़ाई में कौन आगे? पढ़ाई में कौन आगे? पढ़ाई में भी मैं ही हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ। ठीक है, सोमिया इत्तेफाक करती है इस बात से। सोमिया को माइक दीजिएगा। सोमिया, वो कह रही है पढ़ाई में भी मैं ही अच्छी हूँ। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या आप दोनों के, कि फ्यूचर में क्या करना है? पाकिस्तान के लिए खेलना है, किस लेवल पे जाना है, क्या मौके आपको मिल सकते हैं? अगर हमें वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो हमें वो सपोर्ट करें ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें और हमें कैंप दें बाहर, ताकि ये क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेनिंग मैसर नहीं, या पर हमें मशीन दी जाए जो हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि कोच यहाँ पर मैसर नहीं है। तो या हमें इंटरनेशनल कैंप दिए जाए ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि हमारी एज अभी छोटी है तो हम जीत सकते हैं कि हम मेहनत करें तो हम लोग बहुत जल्दी उस पर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बड़े क्विकली बता दीजिएगा, फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना है? फ्यूचर प्लान्स हैं कि मैंने पढ़ाई में तो मैंने इंजीनियर बनना है, और अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खेलना है। सोमिया का भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे जीतना है। सोमिया का भी फ्यूचर प्लान हमें जल्दी से बताओ। अच्छा, मेरे फ्यूचर प्लान्स, मैं टीचर बनना चाहती हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना चाहती हूँ। ठीक, चले, अलजा और सुमैया हमारे साथ मौजूद थी, दोनों बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस खेल को जारी रखेंगे और बाकी पाकिस्तान का नाम जो इंटरनेशनल लेवल पे रोशन करेंगे। हाँ, और बहुत सारे आपको पता है स्कॉलरशिप्स होते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं, जो कि आप लोगों को और यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को प्रमोट करना चाहिए कि ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को लेके जाएँ, ताकि उनकी ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा हो बल्कि उनके क्रेडिट्स में भी इजाफा हो जब वो अप्लाई करें यूनिवर्सिटीज़ में। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सरगोदा में बारिश के बाद सर्दी बढ़ते ही रात गए शहरियों की बड़ी तादाद मौसमी असरात से बचने के लिए शहर में लगे सूप पॉइंट्स का रुख करने लगी है, और सूप ही बेहतरीन है इस मौसम। ठीक है, तो शौकीन अफराद के लिए सूप का कौन कौन सा फ्लेवर दस्तयाब है, ये आपको असजद मुनीर बताएं। गर्मा गर्म भाप उड़ाता सूप यूं तो हर मौसम में ही अपनी अफादियत रखता है, ताहम सर्दी के दौरान इसके चाहने वाले खास एहतमाम करते हैं। सरगोदा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा
इजाफे के साथ ही जगह जगह बने सूप के पॉइंट्स पर रश 2 गुना हो गया है। शहरी कहते हैं कि सूप जिस्मानी हरारत का बायस और मौसम की सख्ती के सामने ढाल का काम करता है। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है हम लोग इनके पास आते हैं सूप पीने के लिए। बहुत मियारी और अच्छा सूप है इनका। यहाँ पे दोस्तों के साथ निकले हैं आज सूप पीने के लिए, क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा है सरगोदा में, बारिश भी थी तो दोस्तों के साथ एंजॉय करने निकले हैं। गर्मा गर्म सूप एक तरफ तो जिस्म को हरारत फराहम करके सर्दी से बचाता है, तो दूसरी जानिब जिस्मानी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। कैमरामैन रशीद राना के साथ असजद मुनीर, 92 न्यूज़ सरगोदा। चले जी, इस लाहौर में भी आज मौसम जो है वो कुछ ऐसा ही है, तो सूप पिला रहे हैं हम सब। हाँ बिल्कुल, मैं तो पिला रहा हूँ। अगर आप सूप पीने को तैयार है, आप ये नहीं कहेंगे कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं ये किस जगह पर है, अगर आप ये नहीं करिए तो हमजा ने पकड़ लिया। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, सूप पीजिए, गर्म रहिए, मौसम को एंजॉय कीजिए और शुक्र कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत अता की, और एहतियात कीजिए, उसकी कदर कीजिए, मास्क पहनिए, फासला इख्तियार कीजिए। और अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।